गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार एसएससी का सेट 18। यानी आपके आप तक ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से लगातार सेट जा रहा है बिहार एसएससी का। यानी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका माइंड में रखते हुए सेट तैयार किया जा रहा है। और बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है इसमें। इसे बनाना, इसे सेट लगाना कतई नहीं भूले। स्पीड बढ़ा करके देखिए, स्पीड को कम करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। बिहार एसएससी का जो है साइंस जो पूछेगी 25 या 30, उसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये वादा है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे लगातार बिहार एसएससी का जो है सेट प्रैक्टिस के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूप में 30 क्वेश्चन का सेट आप तक पहुंच रहा है लगातार। आपके पास ज्ञान घर यूट्यूब चैनल है, मित्रों के पास नहीं है, आप अपने साथियों को भेज दीजिए, दे दीजिए, ताकि वो भी आपका क्या करें, आज्ञाकारी रह जाए। मतलब आज्ञाकारी नहीं कहें, वो आपका एहसानमंद हो जाए, क्योंकि उनके सिलेक्शन में आपका भी योगदान हो जाए। ठीक, चलिए आइए हम लोग आते हैं सेट पे, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। साइंस का प्रश्न जब हम करेंगे, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को समझें कि लैंग्वेज क्या है, क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन कसे रुकी मतलब कसे रुकी प्राणी नहीं है। कसे रुकी कहने का मतलब इनवर्टेब्रेट। इनवर्टेब्रेट कहने का मतलब जिसमें बैकबोन नहीं होगा, बैकबोन नहीं होगा, उसे हम लोग इनवर्टेब्रेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। और जिसमें बैकबोन नहीं होता, पक्षी में बैकबोन होता है, मनुष्य में बैकबोन होता है, और मछली में भी होता है, एम्फीबियन में भी होता है, मैमल्स में भी होता है। स्तनधारी हो या मछली हो और या पक्षी हो, इसमें बैकबोन होता है, वर्टेब्रेट्स होता है। और घोंघा जो है स्नेल, इसमें आपका बैकबोन नहीं होता है। जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा घोंघा होगा, इसमें बैकबोन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, मछली है, स्तनधारी है, पक्षी है, इसमें बैकबोन होता है, वर्टेब्रेट्स होता है। और जिसमें नहीं होता उसी को हम लोग इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। ठीक, चलिए याद रहेगा। आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है। क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो ये याद रखिए। मेरु जो है मज्जा आपका है, पोन्स है, चेतक है, आपका कर्णपाली नहीं है, ये कान का भाग है। कर्णपाली किसका भाग है, कान का भाग है। तो आपका जो शुद्ध रूप से जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो आपका कर्णपाली जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, ये कान का भाग है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। जीरोप्थेल्मिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो जीरोप्थेल्मिया जो है ये विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें जो होता है रेटिनॉल, मतलब रेटिना जो आँख की जो क्या कहते हैं इसके परत होती है, ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़न होता है जेंथोफेलिया में। और विटामिन ए के कारण जो ये बीमारी होती है जीरोप्थेल्मिया, जिससे देखने में दिक्कत होती है, मतलब हम देख नहीं पाते, रतौंधी वगैरह जिसको कहते हैं जो बीमारी होती है, ये इसी कारण होता है। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आपसे प्रश्न अगर पूछ दे कि विटामिन ए का अनदर नेम क्या है, तो रेटिनॉल है। क्या नाम है, रेटिनॉल है अनदर नेम। आइए अगला प्रश्न। विज्ञान की एक शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो चीरोपेडी जो है, ये चीरोपोडी ये पैर से संबंधित है। किससे, पैर से संबंधित है, ये याद रखिएगा। पैर के बारे में यानी हड्डी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। जो बोन के बारे में अध्ययन करेगा उसे हम लोग ओस्टियोलॉजी कहेंगे। और इसी में एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अगर कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में। कौन सा प्रोटीन, ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर यहीं पे बात कर दिया है कि हड्डी में कौन सी कोशिका होती है, तो हड्डी में ओस्टियो जो है ये कोशिका होती है, ओस्टियो कोशिका। ठीक है, चलिए आप याद रखिए, यानी हड्डी में कौन सी प्रोटीन, ऑस्टिन प्रोटीन। ठीक है, हड्डी के बारे में ये स्टडी कहलाना, ये हड्डी के बारे में अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आता है हम लोग। घातक रक्ताल्पता
एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन के कमी के कारण होता है रक्त अल्पता? तो ये विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। B12 का क्या नाम है? कोबालामीन। क्या नाम है? कोबालामीन। B12 का अनदर नेम क्या है? कोबालामीन है। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया तो विटामिन A1 की कमी जो है नाम क्या होता है? विटामिन B1 की नाम क्या होता है? विटामिन B1 का नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। थायमीन। अगर आपसे यही पूछ दे कि विटामिन B2 का क्या नाम है, तो राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि विटामिन B6 का क्या क्या नाम है? विटामिन B6 का जो नाम है पायराडॉक्सिन नाम है। क्या नाम है? पायराडॉक्सिन। अनदर नेम पायराडॉक्सिन। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। सॉरी, चलिए विटामिन B1 का क्या नाम है? विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B6 का क्या नाम है? पैराडॉक्सिन। और विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। और विटामिन B12 का नाम क्या है? कोबालामिन। और विटामिन B12 के ही कमी के कारण जो होता है कौन सा बीमारी होती है? रक्त अल्पता, मतलब एनीमिया हो जाती है। यानी हेमोग्लोबिन को बनाने में B12 यानी विटामिन B12 का भी अहम रोल है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी ऑल विटामिन जो होता है बी कॉम्प्लेक्स की हम अगर बात करें, ये सब के सब जल में घुलनशील होता है। बी और सी ये जल में घुलनशील होता है। ADE के जो होता है ये आपका वसा घुलनशील होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, यानी बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील है, और ADE और के ये वसा घुलनशील है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विटामिन B1 का नाम, अनदर नेम थायमीन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लाविन। विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 का नाम अनदर नेम याद रखिएगा क्या? कोबालामीन। ठीक, चलिए आइए, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो ये जेलीफिश निडेरिया का उदाहरण है। निडेरिया का उदाहरण है। इसमें यानी जेलीफिश इसमें भी आपका क्या होता है, यानी कशेरुकी बट बैकबोन नहीं पाया जाता है। प्रोटोजोआ में कौन कौन आ जाएगा? तो प्रोटोजोआ में आपको पता है कि अमीबा आएगा। ठीक है, लिस्मानिया आ जाएगा प्रोटोजोआ फैमिली वाला में। चलिए, आपका पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा का मतलब होता है कि वैसा जंतु, जीव जंतु जिसका शरीर क्या होगा? शरीर में पोरस होगा, छेद छेद होगा, तो उसी को हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीफेरा। ये आपका स्पंज वगैरह जो है पोरीफेरा में ही आएगा। किस में आएगा? पोरीफेरा में आएगा। ठीक, चलिए, और अगर हम लोग बात कर ले टीनोफोरा, तो इसमें एक जटिल मतलब क्या, इसमें वर्टेब्रेट मतलब इरेगुलर शेप में आता है। और इसमें जो एग्जांपल आएगा इसका हाइड्रा वगैरह आ जाएगा। हाइड्रा, स्टारफिश भी जो है इसी में आ जाएगा आपका टीनोफोरा में। ठीक, चलिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है ये सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक, चलिए, यहाँ पे एक प्रकाश से संबंधित हमेशा प्रश्न ये आता है, क्या आता है? जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, प्रश्न पूछ देता है, क्या पूछता है? विब ग्योर। आई को यहां रखते हैं, ग्योर मतलब आपका क्या हुआ? ये वायलेट हो गया, आपका ग्रीन हो गया, और आपका ऑरेंज हो गया। इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। ठीक, और रेड ब्लू येलो जो है, रेड ब्लू येलो, ये रेड ब्लू और जो है रेड ब्लू और ग्रीन, इसको ग्रीन यानी लाल, हरा और नीला, इसको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं, प्राथमिक कलर। ठीक, वहीं पे बात अगर हम करेंगे किसका? ऑरेंज, पीला, और आपका क्या? पीला हो गया, सॉरी पीला ना, पीला, मैजेंटा जो कलर होता है, मैजेंटा, आसियान, ये सेकेंडरी कलर हो गया आपका, द्वितीय कलर हो गया। ठीक है, चलिए, और इंडिगो को हम लोग टर्सरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय कलर,
ये याद रखिएगा। ठीक, हमें यानी हमको जो ये बताना था, यहाँ से ये बताना था कि लाल रंग का जो होता है तरंग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और एनर्जी जो होता है सबसे कम होता है। ठीक, वायलेट का जो है आपका, इसका जो है आपका वेवलेंथ कम होता है और एनर्जी ज़्यादा होता है। ये कोड याद रखिएगा। इधर से हम लोग भी से शुरू करके रेड की तरफ जाएंगे तो हमारा एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, और रेड से जो है हम लोग भी की तरफ आएंगे तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ घटेगा और एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, चलिए ये मुझे बताना था, क्योंकि हमेशा प्रश्न आ जाता है, एक आध प्रश्न देखने को मिल जाता है हर एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो साइट्रिक एसिड किस में मिलेगा आपका? साइट्रिक एसिड नींबू में मिलेगा। किस में मिलेगा? नींबू में मिलेगा। ठीक है, चलिए, और यही बात अगर कर दिया जाए कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। इमली में कौन सा? टार्टरिक। काले चने में कौन सा एसिड पाया जाता है? अब काला, नीला, भूरा क्या होता है? काला चना जो है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये मुझे जो है आप बताइएगा, कि मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, कच्चा केला में कौन सा एसिड पाया जाता है और पका हुआ केला में कौन सा एसिड पाया जाता है। बस वही आंसर इसमें आएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो एक न वीडियो का महत्व रह जाएगा, ना ही सेट का महत्व रह जाएगा, क्योंकि ये सारी सेट में मैं बता करके हूँ, और जो चीज़ मैं बता देता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका ये रिकॉल भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक, चलिए, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो पीले रंग की धूल को हम लोग पॉलन कहते हैं, पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। येलो कलर का होता है, डस्ट लाइक, मतलब पाउडर होता है, उसे हम लोग पराग कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण द्वारा यानी रेस्पिरेशन जो है टूटता है, एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ये याद रखिएगा, ग्लूकोज जब वायु के शोषण में टूटता है, यानी शोषण क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन होता है, टूटता है, तो ये देता है 38 एटीपी। कितना देता है? 38 एटीपी। ये याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्लूकोज का टूटना यानी शोषण जब होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो उस केस में 38 एटीपी मिलता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ईस्ट के केस में एनएरोबिक मतलब अवायवीय शोषण जब होता है, तो उसमें जो एटीपी मिलता है 2 एटीपी मिलता है। कब, किस में मिलेगा ये एटीपी? ये आपका मिलेगा ईस्ट में, और ईस्ट का यानी इसी से आपका अल्कोहल बनता है। क्या करता है? अल्कोहल बनता है, और ईस्ट से अल्कोहल का बनना ये कहलाता है फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन, किण्वन। फर्मेंटेशन इंग्लिश में, हिंदी में बात करेंगे तो ये कहलाएगा किण्वन। क्या कहलाएगा? किण्वन। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी एक वायरस बीमारी है? इनमें से कौन एक वायरस बीमारी है? आप बताएं मुझे। पोलियो जो है आपका विषाणु से होने वाला बीमारी है, बाकी टेटनस, कुष्ठ रोग, प्लेग ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। ये भी मैं बता करके था। ठीक है, इससे पहले सेट जो मैंने कराया है उसमें ये है, आप डायरेक्ट, और ये सब प्रश्न आपको आता ही है, ये सब बिल्कुल आपको हलवा और बउआ वाला लग रहा होगा, नो डाउट। देखिए कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न का हल्का नहीं लीजिए। एग्जाम में क्या होता है, वो हल्का ही प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, जो चीज़ आपको विद इन सेकेंड में अगर लग रहा है कि ये कंफर्म है, विद इन सेकेंड में आप आंसर कर रहे हैं, तो एक बार होल्ड जरूर कीजिए कि हो सकता है कि मिस्टेक होगा। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है। किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर होती है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? तो सुपरसोनिक जेट ये आपका ओजोन परत को क्या करते हैं? विरल करते, ओजोन परत को। ठीक है, चलिए, पीएच स्केल की सीमा होती है 1 से लेके 14 तक। कितना? 1 से लेके 14 तक। पीएच में जो पी होता है, पी का स्टैंड होता है, ये पोटेंज कहा जाता है। पी को
जो कहा जाता है, क्या कहता है, पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंट का मतलब पावर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? तो गति आपको मैं बता दूं, गति का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम गति। डिस्टेंस को ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड। इसी मीटर को यानी डिस्टेंस को आप किलोमीटर में भी माप सकते हैं और टाइम को आवर्स में भी, तो ये भी यूनिट हो सकता है। डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और टाइम को मिनट में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका यूनिट्स। मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपका सी नंबर इधर नहीं हो सकता है, यानी जो आपका पूछा है इसके लिए, यानी जो प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है, तो मीटर स्क्वायर प्रति घंटा ये नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन में आपका था, जो है आंसर। आइए अगला प्रश्न क्या करा, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? तो गति के नियम किसने दिए थे, ये न्यूटन ने दिए थे। यही आपका विद्युत प्रकाश का यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। ठीक है, आइंस्टीन साहब ने दिया था। गैलीलियो ने क्या दिया था? गैलीलियो ने क्या दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यानी गैलीलियो ने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो लग रहा है। किसी वस्तु की सतह, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये थ्रस्ट कहते हैं। यानी किसी वस्तु के सतह यानी लंबवत लगने वाला, इसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। अपवार्ड फोर्स लगता है, थ्रस्ट। चलिए आइए अगला प्रश्न। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो आप मुझे बताइएगा, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो पेशीय गति, घर्षण बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तो आपका कांटेक्ट नहीं, आपका विस्थिर बल। विद्युत बल आप इसमें जो है बिल्कुल आसान सा है, और इसको आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को मैं होल्ड करता हूं, और इसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कौन से संपर्क बल है, बाल नहीं है बल है, के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। ये याद यानी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचले सतह पर पानी का तापमान क्या होगा? तो झील के निचले सतह पर पानी का जो तापमान होगा, पानी जब भी जमना शुरू होता है तो अपर लेयर से आना शुरू होता है, नीचे का जो तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। एक उड़ते हुए जेट में डैश होती है, तो उड़ते हुए जेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक उड़ते हुए जेट में जो आपका है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, और दोनों का ही सम मैकेनिकल एनर्जी भी कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। यानी आपसे पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, तो यह याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है, तो आपका एलपीजी जलने वाला, पेट्रोल जलने वाला है, अल्कोहल जलने वाला, नहीं जलने वाला कौन है? आपका ग्लास जो है, जो आपका ज्वलनशील पदार्थ नहीं है वो ग्लास है, ऑप्शन के मुताबिक। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह रंग होता है, ये बैगनी होता है। यानी प्राकृतिक रंग जो है लिटमस का कैसा है? बैगनी है। और जब नीला को आप डालिएगा, कहाँ? नीला को डालिएगा एसिड में, अम्ल में डालिएगा तो ये बन जाएगा आपका लाल। ठीक, और जब आप लाल को क्षार में डालिएगा बेस में, तो ये बन जाएगा आपका नीला, लिटमस पत्र। ठीक है, चलिए याद रखिएगा।
विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, कितना है? परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन का अगर बात किया जाए कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, 78%। और अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान था, ये 14 होता है, ये याद रखिएगा। और नाइट्रोजन गैस को ही आलू के चिप्स हो या बाइक के टायर वगैरह हो, टायर में भी फील किया जाता है नाइट्रोजन गैस को ही, आलू के चिप्स में भी नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि ये अक्रिय जैसा ट्रीट करता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 23 होता है। ठीक है, आप जो है सोडियम में न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते? तीसरा कक्षा कह दिया, इसका मतलब n=3 कह दिया। तीसरा कक्षा का मतलब n=3। ये आपका पहला कक्षा, ये आपका दूसरा कक्षा, ये आपका तीसरा कक्षा। यही यहाँ पे n का वैल्यू 1, यहाँ पे n का वैल्यू 2, यहाँ पे n का वैल्यू 3। राइट, चलिए, नंबर यानी किसी भी कोष में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसकी फॉर्मूला होता 2n²। क्या होता? 2n²। तीसरा कोष कह दिया, क्या गया? तीसरा कोष यानी n का मान कितना? 3, तो 2 इंटू n का वैल्यू रखिएगा 3, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18। यानी तीसरा कक्ष में जो है, तीसरे कक्ष में या एम कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 18 रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप रखिएगा याद, 2n²। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है इसका क्वथनांक होगा इसमें NaCl का है। किसका? NaCl का सबसे अधिक क्वथनांक है। कॉमन सॉल्ट, जिसको NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है मतलब आर्टिफिशियल है। तो ये जूट कपास जो है आपका लिननिया में प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा आपका रेयॉन नहीं है। रेयॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है आपका। ये याद रखिए, लीलन मलमल ये सिल्क कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, तो लीलन प्राकृतिक है, जूट प्राकृतिक है, कपास प्राकृतिक है, आपका रेयॉन नहीं है। रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक क्या है? फाइबर, कृत्रिम फाइबर है। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7। Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। यहाँ ऑप्शन आपका Na2B4O7 इंटू 10H2O, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बोरॉक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, ये होता आपका बोरॉक्स का फॉर्मूला। राइट, चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है? MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। यहीं पे आपसे एंटा एसिड का फॉर्मूला पूछ देता। क्या पूछता? एंटा एसिड का फॉर्मूला। तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसी को एंटा एसिड भी बोला जाता है, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं तो ये एसिडिटी कम हो जाता है। इसी का दूसरा नाम भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्लोराइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इवन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स टू अल्कोहल। यानी इसमें जो स्ट्रॉन्ग है, यानी ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, 12th में की पोर्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है किसी भी यानी किसी को रिएक्शन कराने, यानी किसी भी इक्वेशन को रिएक्शन कराने के लिए रिएक्शन रासायनिक समीकरण में ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है हाइड्राइड, ये आपका मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज आपका 30 क्वेश्चन के साथ ये सेशन होता है समाप्त। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें, लगातार बने रहें। बिहार एसएससी के एग्जाम तक आप तक ये बिहार एसएससी का सेट जो है जाता रहेगा और साइंस में अच्छा पकड़ हो जाएगी, ये हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच।